जो जनसुराज पार्टी के जो मुखिया हैं प्रशांत किशोर जी, एक तो राजनीतिक सलाहकार माने जाते हैं। उसके बाद वो नई पार्टी बनाकर आते हैं और फिर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। लेकिन आप जिस क्षेत्र में, मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, यहाँ पर ज़्यादातर लोग जो एमआईएम की तरफ अपनी रुझान रखते हैं, एक मुस्लिम उम्मीदवार होकर उस पार्टी से जुड़ेंगे तो क्या लगता है कि आपको यहाँ की जो आवाम है आपको वोट करेगी, यहाँ पर भरोसा जताएगी? नीतीश कुमार और तेजस्वी प्रसाद यादव का गठबंधन करा के, महागठबंधन करा के फिर बीजेपी को हराने का काम किया। कैप्टन को पंजाब में जिता करके बीजेपी को हराने का काम किया। केजरीवाल को जिता के बीजेपी को हराने का काम किया। ममता को जिता के बीजेपी को हराने का काम किया। एक बार अगर बीजेपी को जिताने में कंधा लगाया है तो 9 बार बीजेपी को हराने में भी कंधा लगाया है। आज हमारी पार्टी का सबसे पहला अगर कोई एमएलसी है तो अफाक अहमद है सारण में, जहाँ पर 5 बीजेपी का एमपी के बीच, 5 बीजेपी का एमपी के रहने के बावजूद भी वहाँ पर सिर्फ 700 मुसलमान शिक्षक थे और वहाँ पर 4,500 वोट अफाक अहमद को दिलवा के अपनी रणनीति के तहत, अपनी बुद्धि के तहत एमएलसी बनाया। वो जदयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे। सिर्फ नीतीश कुमार सीएनआरसी में जब बात हो गई थी इंटरनल कि सीएनआरसी में हम विरोध करेंगे, लेकिन नीतीश कुमार जी फिर सीएनआरसी में साथ दिए। सिर्फ इस बिना पर प्रशांत किशोर वो तमाम व्यवस्था को छोड़ दिया और जदयू भी छोड़ दिया, नीतीश कुमार का घर छोड़ दिया, जबकि वो उत्तराधिकारी था। सीमांचल के क्या अहम मुद्दे हैं? लगातार खासकर चुनाव के टाइम पर तो यहाँ के मुद्दों को दिखाया जाता है, बताया जाता है, बड़े बड़े नेता आकर बड़े बड़े वादा करके जाते हैं। लेकिन मैं यहाँ आया और जो देख रहा हूँ, आज़ादी के 70-75 साल बाद भी हालात वही हैं। नेता ज़रूर बदले हैं, उनकी किस्मत ज़रूर बदली है, लेकिन यहाँ के लोगों की किस्मत नहीं बदली। सीमांचल की हालत कुछ ज़्यादा ही खराब है। विधानसभा का ले लीजिए तो सिर्फ बीजेपी को हराने के नाम पर वोट लिया जाता है और लोग इसी नाम पर वोट करते भी हैं। कोई डेवलपमेंट का मुद्दा नहीं है, इलेक्शन लड़ने का कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ बीजेपी को हराना है। और यहाँ के नेता अच्छी तरह से जानते हैं कि इसी बात को सिर्फ बताना है लोगों को और यहाँ पर वोट लेना है बीजेपी को हराने के नाम पर। एक एक नेता यहाँ पर खानदानी नेता बन गया है। पहले ही से 10 बार, 5 बार, 7 बार, 8 बार का नेता आपको मिलेगा हर पार्टी में, हर विधानसभा में, जबकि हर विधानसभा में यहाँ पर मंत्री पद भी रहे हैं, लेकिन फिर भी डेवलपमेंट नहीं हुआ है। स्वागत है द आवाज़ टाइम्स में। मैं कामरान सैफ। इन दिनों द आवाज़ टाइम्स जो कि सीमांचल बिहार के एरिया को कवर कर रहा है, जहां हम लगातार ग्राउंड रिपोर्ट के ज़रिए से बता रहे हैं कि सीमांचल के क्या कुछ हालात हैं, और ख़ासकर हम लोग बाढ़ पीड़ितों से मिल रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्र में जाकर हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर यहाँ की पॉलिटिक्स किस तरीके से हो रही है और कितना विकास का काम हुआ है। इसी बीच हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ के वो लोग जो सियासी समझ रखते हैं और पॉलिटिक्स को, सीमांचल के पॉलिटिक्स को बहुत दिनों से जान रहे हैं और समझ रहे हैं, तो क्या यहाँ के अहम इश्यूज़ हैं, क्या अहम मुद्दे हैं जिनको रेज़ किया जा सके और उनसे समझा जा सके कि सीमांचल के पॉलिटिक्स किस तरीके से होता है। तो इस क्रम में आज हम जिन शख्सियत का इंटरव्यू करने जा रहे हैं वो मोहम्मद शाहनवाज आलम साहब हैं, जो कि एमआईएम के पूर्णिया के जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं, पूर्व में आरजेडी के भी महासचिव, प्रदेश महासचिव भी रह चुके हैं। तो आइए आज हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। और इन दिनों जनसुराज के लिए दावेदारी कर रहे हैं, मजबूत दावेदारी कर रहे हैं इन दिनों जी। तो आइए हम अब इनसे रुख करते हैं इनकी जानिब और इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सर, हम जानना चाहेंगे कि सीमांचल के क्या अहम मुद्दे हैं? लगातार खासकर चुनाव के टाइम पर तो यहाँ के मुद्दों को दिखाया जाता है, बताया जाता है, बड़े बड़े नेता आकर बड़े बड़े वादा करके जाते हैं। लेकिन मैं यहाँ आया और जो देख रहा हूँ, आज़ादी के 70-75 साल बाद भी हालात वही हैं। नेता ज़रूर बदले हैं, उनकी किस्मत ज़रूर बदली है, लेकिन यहाँ के लोगों की किस्मत नहीं बदली। देखिए, यहाँ पर सीमांचल में ही नहीं, पूरे बिहार की हालत नहीं बदली है, लेकिन कंपैरेटिवली सीमांचल की हालत कुछ ज़्यादा ही ख़राब है। असल में यहाँ पर जितने भी लोग राजनीति के हैं, पहले तो बाहर से पैराशूट नेता यहाँ पर आते थे। सैयद शहाबुद्दीन, एमजे अकबर जैसे नेता यहाँ पर एमपी बन के जाते थे। पहली बार 2009 में यहाँ पर मौलाना असरारुल्लाह कासमी जो लोकल एमपी बने पहली बार, बाकी इससे पहले एमपी बाहर से बनता था, तो इसलिए काम नहीं हो पा रहा था। और यहाँ पर जब भी इधर इलेक्शन जो हो रहा है विधानसभा का ले लीजिए तो सिर्फ बीजेपी को हराने के नाम पर वोट लिया जाता है और लोग इसी नाम पर वोट करते भी हैं। कोई डेवलपमेंट का मुद्दा नहीं है, इलेक्शन लड़ने का कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ बीजेपी को हराना है। और यहाँ के नेता अच्छी तरह से जानते हैं कि इसी बात को सिर्फ बताना है लोगों को और यहाँ पर वोट लेना है बीजेपी को हराने के नाम पर। एक एक नेता यहाँ पर खानदानी नेता बन गया है। पहले ही से 10 बार, 5 बार, 7 बार, 8 बार का नेता आपको मिलेगा हर पार्टी में, हर विधानसभा में, जबकि हर विधानसभा में यहाँ पर मंत्री पद भी रहे हैं, लेकिन फिर भी डेवलपमेंट नहीं हुआ है। तो चाहे तो उस नेता के अंदर में वो क्वालिटी नहीं होगा जो मंत्री बना है, या फिर सरकार सिर्फ मंत्री पद दिया जाता है, लाल बत्ती देता है और
उसको कोई पावर नहीं देता है। दोनों में से एक ही बात हो सकती है। ये सीमांचल के पॉलिटिक्स को अगर देखा जाए, जैसे कि आपने साहुल कासमी साहब के बारे में बात किया, उसके बाद अगर उससे पहले अगर हम जाते हैं 1992 के आसपास मोहम्मद तस्लीम साहब, जो कि सीमांचल के बारे में बात करते हैं और इसको एक अलग राज्य की भी बात भी करते हैं। तो इस तरीके उस वक्त के पॉलिटिक्स में और आज के पॉलिटिक्स में क्या कुछ चेंज हुआ है? कोई चेंजिंग नहीं है, सिर्फ इसी चल ही रहा है। तो अगर सीमांचल के तस्लीम साहब जैसे पुराने कद्दावर नेता रहे हैं, राजद में रहे, फिर बीच में जदयू में गए, फिर दोबारा राजद में आए, लेकिन 70 साल हो गया आज़ादी के, 79 साल हो गया, सीमांचल के 4 जिले में एक भी सरकारी मेडिकल कॉलेज अभी तक नहीं बना था। पिछले साल अभी पूर्णिया में बना है, कल हम पूर्णिया गए थे, कोई सुविधा नहीं है, पर तमाम लोग प्राइवेट में इलाज करा रहे हैं अभी भी। तो 70 साल के बाद अगर एक मेडिकल कॉलेज भी बना है तो उसमें कोई उस तरह का सुविधा नहीं उपलब्ध है। एक यूनिवर्सिटी नहीं था यहाँ पर इस सीमांचल में। अभी पूर्णिया यूनिवर्सिटी बना है कुछ ही दिन पहले, एयरपोर्ट बना है, वो भी अभी बना है। तो डेवलपमेंट नहीं है, इसलिए डेवलपमेंट नहीं है कि यहाँ पर एक सरकार जान रही है, पुराने जितने भी पार्टियां हैं जान रही है कि यहाँ पर काम करना नहीं है, सिर्फ बीजेपी को हराने के नाम पर, एनडीए को हराने के नाम पर वोट मांगना है, और इसी वोट पैटर्न पर यहाँ पर वोट मिल रहा है और कैंडिडेट बार बार उसी इसमें जीत के जा रहा है। इसलिए नेता को भी, हर पार्टी को भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि वहाँ पर कौन अच्छा नेता है कौन खराब नेता है, इसकी जरूरत नहीं है उसको, क्योंकि उसका खोटा सिक्का जीत के जा रहा है यहाँ पर। अब 22 में दे दीजिए, 10-10 बार से एक आदमी को टिकट मिल रहा है, एक पार्टी का 10 बार से। पूरे बिहार में ऐसा कोई एरिया नहीं होगा जहाँ पर एक आदमी को 10 बार 11 बार टिकट मिलता है और एक भी कैंडिडेट के खिलाफ में आवेदन नहीं डालता है। आप पॉलिटिकल जागृति इसका समझ ले लीजिए कि यहाँ के लोग कितने डिपेंडेंट हो गए हैं किसी एक नेता के प्रति, किसी एक पार्टी के प्रति, कि एक कैंडिडेट के खिलाफ में एक दूसरा आवेदन तक देने की हिम्मत नहीं करता है, या फिर वो नेता इस तरह का कोई नेता डेवलप नहीं कर पाता है, या कोई अपना वर्कर को कि एक आदमी जाके आवेदन कर दे मेरे खिलाफ में। उसी तरह वही हाल अमोर का है, वहाँ पर कांग्रेस के नेता हैं, यहाँ 22 में राजद के नेता हैं। लेकिन इस बार कंपटीशन आया है, 22 में राजद के 2 उम्मीदवार हैं, एक प्रेजेंट विधायक हैं, एक पूर्व विधायक हैं। तो कंपटीशन है तो भागे फिर रहे हैं दोनों, सभा पर सभा किए जा रहे हैं, 40 साल का वर्क गिना रहे हैं कि हम ये काम किए वो काम किए। अरे जो भी किए आप 40 साल में, 21 साल आपको मिला, इस 21 साल में यकीनन आप ही किए होंगे। जो टूटी फूटी सड़कें हैं, पुल पुलिया है, वो भी आपकी हैं, लेकिन जो करना चाहिए वो नहीं कर सके। आप कंपेरेटिवली 1985 से एमएलए हैं, बीच में 21 साल के एमएलए भी रहे और एक बार मंत्री भी रहे। जिस स्पीड में काम करना था और जगह 1985 में बिहार के अन्य हिस्सों का हाल देख लीजिए और 22 का हाल देख लीजिए, कंपेरेटिवली डिफरेंस है। आप कह रहे हैं कि पुल बना दिए, तो भाई आप नहीं बनाएंगे तो कौन, आपके भाई साहब बनाएंगे क्या? आपके भाई तो कोई पुल नहीं बनाए होंगे। हम उस विधायक से, मंत्री से कहना चाहते हैं, आपके भाई साहब कोई बनाए हैं क्या? यकीनन आप बनाए होंगे, क्योंकि आपने जीता है। तो आप जीते हैं तो आप ही बनाए होंगे यकीनन। दूसरी और अनुमंडल बनाए हैं, अगर 22 में अनुमंडल बना है तो क्या एक विधायक अनुमंडल बनाता है? ये सरकार की पॉलिसी होती है, परिसीमन होता है तो एक अनुमंडल बनता है, बना गया 1995-94 में बना। लेकिन अब जाकर के यहाँ पर एक डिग्री कॉलेज बना है 95 के बाद, 2025 30 साल के बाद एक डिग्री कॉलेज बना है, तो एक नदी के किनारे बना है, जाकर के बना है। ऐसी बात है, अनुमंडल स्तरीय अस्पताल तक नहीं बना है। अनुमंडल बनने का 30 साल हो गया, लेकिन अनुमंडल स्तरीय अस्पताल जो होता है वो नहीं बना है, और जो तमाम स्कूल कॉलेज होना चाहिए था वो कुछ नहीं बना है। बस एक हम लोग जो बात उठाते हैं तो सिर्फ यही बात को बताने के लिए, वो कभी स्कूल के पास, कभी ब्लॉक के पास जाकर के ये हम बनाए। क्या ब्लॉक का बिल्डिंग एमएलए बनाता है क्या? अब बताइए, ब्लॉक का बिल्डिंग एमएलए तो नहीं बनाता है, अनुमंडल एमएलए बना है, यही दिखा रहा है। आह्वान कर सकता है उसका, आह्वान क्या है? अनुमंडल बना है तो अनुमंडल बिल्डिंग बनेगा ही। नीतीश कुमार बिल्डिंग बनाया है, यकीनन पूरे बिहार में बिल्डिंग बनाया है। आप देखिएगा हर पंचायत में, यानी तो प्रखंड लेवल पर सिर्फ स्कूल का बिल्डिंग बन गया है। अगर कहीं बिल्डिंग है तो टीचर नहीं है, कहीं टीचर है तो स्टूडेंट नहीं है, कहीं दोनों है तो पढ़ाई नहीं है। बिल्डिंग बन गया है, बिल्डिंग बनाने में नीतीश कुमार पीछे नहीं है, क्योंकि उसको बिल्डिंग बनाना है, बिल्डिंग बनाना ही डेवलपमेंट। एक हॉस्पिटल बना दिया है हर पंचायत में, लेकिन किसी हॉस्पिटल में जाके देखिए, पंचायत में जो हॉस्पिटल है कोई उसमें डॉक्टर नहीं, कोई सुविधा नहीं है। तो सिर्फ बिल्डिंग बनाना ही विकास समझ लेता है ये सरकार और हमारे यहाँ के नेता जो हैं, जो बिल्डिंग बना दिया गया है वहाँ पर चरिया में, लेकिन क्या पढ़ाई होती है उसमें? आज बता दें कि कोई लड़का वहाँ जाके पढ़ लेता होगा, आप जाके देख लेंगे उस स्कूल में, कॉलेज में, डिग्री कॉलेज जो बना है चरिया में 70 साल के बाद, जो उपलब्धि गिनाता है कि हमने बनाया। भाई एक एमएलए कैसे बना सकता है? एक एमएलए बनाता है, एक और बना दीजिए आप।
अब हम अगले सवाल का रुख करेंगे। सीमांचल का जो हम लोग दौरा कर रहे हैं, हमने देखा कि बाढ़ प्रभावित इलाका ये तो है, इतनी ज़्यादा क्षति हुई है। लोगों का ये कहना है कि अब तक मुझे कोई मुआवजा नहीं मिला। 2017 और 19 में मिला मुआवजा, उसके बाद कई ऐसे अररिया के कई ऐसे जगह हैं, कई ऐसे पंचायतें हैं जो बाढ़ घोषित भी नहीं हुआ वो जगह, और लोगों को कोई भी सुविधा नहीं मिल पा रही है। तो क्या या तो फिर लोकल नेता इसको मतलब आगे कदम नहीं उठा पा रहे हैं, या सरकार का फेलियर है, या पदाधिकारी का फेलियर है कि गरीबों को उन तक उनका हक नहीं पहुंच पा रहा है? इसके लिए तीनों जिम्मेदार हैं। लोकल नेता भी जिम्मेदार हैं, यहाँ की जनता भी जिम्मेदार है कि आप एक ही आदमी को बार बार मौका दे रहे हैं, तो वो नेता आपका क्यों काम करेगा भाई? आप एक डॉक्टर के यहाँ इलाज करने के लिए जाते हैं, आपका पेशेंट का इलाज नहीं होता है तो आप डॉक्टर बदल देते हैं, लेकिन आप नेता बदलते ही नहीं। जब नेता नहीं बदलेंगे तो आपका पेशेंट तो बीमार होगा ही, मरेगा ही। तो पब्लिक जिम्मेदार है, नेता जिम्मेदार है, और सरकार इसलिए जिम्मेदार है कि वो जानता है कि वहाँ पर जो भी मेरा नेंगड़ा घोड़ा दौड़ के आ रहा है, जीत के आ रहा है, तो हमको क्या जरूरत कुछ काम करने की। इस बार जब 2020 में उसके नेताओं को हराया गया है, राजद महागठबंधन के एमएलए हारे हैं, और एक नई पार्टी का एमएलए जब जीता है तो बेचैन हो गया। तो सरकार की अनदेखी इसलिए है कि यहाँ पर उसका खोटा सिक्का चल रहा था। अब वो लोग भी जागरूक हो गया है कि यहाँ पर नहीं, अब सीमांचल के लोग जाग गए हैं। और इसी बीच में दो पार्टी, एक जनस्वराज और एक एमआईएम के रूप में, जो यहाँ सीमांचल में काफ़ी मजबूती से अपना रखा है पैर, तो महागठबंधन के लोग भी डरे हुए हैं और सभा पर सभा किए जा रहे हैं। तो डेवलपमेंट के लिए बाढ़ का जो समस्या है, तस्लीमुद्दीन साहब का ड्रीम प्रोजेक्ट था महानंदा बेसिन परियोजना। 2008 में उन्होंने ये सैंक्शन कराया था। 790 करोड़ रुपए का ये सैंक्शन था महानंदा बेसिन परियोजना। तमाम नदी को जोड़ने का प्लान था। 2018 में डीपीआर बना, तब हमारे बायसी में हाजी अब्दुल सुभान साहब मंत्री हुआ करते थे, और जब वो एमएलए थे तब बीमार रहते थे। 17-18 में मैदानता में जाके खूब इलाज करते थे, उसी वक्त डीपीआर बना था। बेसिन परियोजना का डीपीआर 2018 में बना, जब बायसी में हमारे एमएलए हाजी अब्दुल सुभान साहब हुआ करते थे। और उसके बाद अभी जब काम शुरू होने लगा तो फिर इसमें बहुत सारे लोग ऑब्जेक्ट करने लगे। तो सैलाब का समस्या है जो सीमांचल में, ये तमाम लोग मान चुके हैं, और तेजस्वी प्रसाद यादव जी बोल चुके हैं कि जब तक नेपाल पानी छोड़ना बंद नहीं कर सकता है तो हम लोग का सीमांचल का, बिहार का समस्या हल नहीं हो सकता है। जबकि जनस्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी बोले हैं कि उत्तरी बिहार में सैलाब का समस्या है, मध्य बिहार में जल जमाव है, और दक्षिणी बिहार में पानी की कमी है। इन तीनों योजनाओं को मिला करके एक वाटर ग्रिड बनाया जाएगा, एक बड़ा परियोजना होगा, तभी जाके सीमांचल में सैलाब से छुटकारा मिल सकता है और एक बड़ा परियोजना के तहत बन सकता है। हमने सीमांचल के मुद्दे की बात कर ली, लगभग काफ़ी लंबी गुफ्तगू इस पे चली। अब मैं थोड़ा सा आपके व्यक्तिगत जीवन के बारे में पूछना चाहता हूँ। आपने एमआईएम के साथ भी रहे, फिर आरजेडी का भी आपने साथ दिया, अब फिर जनस्वराज में। क्या आप अपना वहाँ स्पेस नहीं बना पा रहे थे, या क्या ऐसी नाराज़गी थी जिसकी वजह से आप इतनी ज़्यादा पार्टी चेंज कर रहे हैं? देखिए, इतनी ज़्यादा पार्टी चेंज तो नहीं हुआ है। हम लोग राजनीति में थे नहीं, बल्कि हम समाजी काम कर रहे थे। हमारे यहाँ एक संगठन हुआ करता था, सुरजापुरी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसके फाउंडर हैं। 1996 में पटना में जब रहते थे, 10 रुपया महीना देके हम लोग जमा करके एक संगठन बनाए थे, सुरजापुरी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, आरक्षण के लिए। वो काम सोशली कर ही रहे थे, और उसके बाद अपना बिजनेस कर रहे थे पढ़ाई करने के बाद। जब मैंने पढ़ाई दिल्ली जामिया हमदर्द से पूरा किया, फिर यहाँ आके LLB किए, अपना बिजनेस कर रहे थे। लेकिन 2015 में एक पार्टी आई थी एमआईएम के रूप में, तो उसका फाउंडर थे, जिलाध्यक्ष बने। ऐसा लगा कि बायसी में बदलाव चाहिए था, क्योंकि राजद के लोग पिछले 10 बार से एक ही कैंडिडेट को टिकट दे रहे थे। तो ऐसा लगा कि नहीं, यहाँ पर एक नया नेता चाहिए। बायसी में पिछले 45 साल से 2 परिवार राज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बायसी के लोगों को विकल्प चाहिए था। तो हम लोग एमआईएम का बैनर को लेके गाँव-गाँव, गली-गली गए और लोग को तैयार किए कि नहीं, आप इस बैनर में आइए और यहाँ से एक नया नेता को बनाया जाएगा। तो उसी मेहनत में हम लोग लगे हुए थे। लेकिन 2020 में फिर इन्होंने उसी पुराने नेता को टिकट दिया इसी वजह से, और हम लोग को मनाया तक नहीं गया था, इसलिए हम लोग वहाँ पर छोड़ दिए। और फिर हाजी अब्दुल सुभान साहब मेरे घर पर आए कि आप हमको साथ दीजिए, आपको टिकट तो नहीं मिला है। तो फिर उनका साथ दिए और फिर राजद में रहे कुछ दिन। और जब से जनस्वराज आई है, इनकी बात, इनके विचार, इनका जो पोजीशन है, बात करने का जो प्लानिंग है,
वो सबको समझ में आ रहा है कि एक आदमी बिहार के नहीं पूरे हिंदुस्तान के 12 मुख्यमंत्री बनाने वाले और बीजेपी और मोदी को सत्ता में लाने का 2014 का जो जिम्मेदार उन्हीं को माना जाता है, वो आदमी आज सब कुछ त्याग दे के गाँव पैदल चल रहा है। तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है किसका साथ दें। अगर ऐसे लोग का साथ नहीं देंगे तो फिर किसका साथ देंगे। बहुत मुश्किल से महात्मा जैसे लोग मिलते हैं। अगर महात्मा गांधी देश के लिए आज़ादी के लिए लड़ाई नहीं लड़ता तो देश आज़ाद नहीं होता। उसी तरह से आज प्रशांत जी आज बिहार में, पूरे बिहार में पैदल चल के, सिर्फ पार्टी नहीं, पार्टी तो हजारों बनती है, कोई भी बना सकता है, लेकिन पैदल चल के 5,500 गाँव में लोगों को बताया कि आपको अगर बिहार बदलना है, रोजगार पाना है, तो एक बार अपने बच्चों के लिए वोट करें। तो हम लोग को भी लगा कि नहीं, ये आदमी ठीक है, ये पार्टी जो बन रही है ये अच्छी पार्टी है, इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं और भी मेहनत कर रहे हैं हम लोग। वैसे में यकीनन इसके बैनर तले एक नया नेता मिलेगा उनको, क्योंकि यहाँ पर वही पुराने लोग हैं। जो इमाम का जो नेता बना था वो फिर राजद में आ गए हैं। राजद में 2 नेता हैं हमारे पूर्व विधायक, 40-45 साल से जो लोग राजनीति करते हैं, दोनों इत्तेफाक से राजद में आए हैं। दोनों टिकट के होड़ में लगा हुआ है, एक दूसरे को से बड़ा बनने की कोशिश कर रहा है। अब टिकट कोई एक लेके आएगा, लेकिन बायसी की जनता, बायसी डगरवा की जनता चाह रहा है कि हमको 45 साल से जो नेता यहाँ पर राजनीति कर रहे हैं, हमको उससे छुटकारा चाहिए। यकीनन उस छुटकारा पाने के लिए एक ही रास्ता है, स्कूल का बस्ता है। यहाँ से एक नया नेता बनेगा और लोग, बायसी के लोगों को एक नई सरकार बनाने में अपना भी कंधा लगाएगा, और फिर सरकार बनेगी तो बायसी भी बदलेगा, बिहार भी बदलेगा। आपने जनसुराज के बारे में तो बड़ी राजनीतिक बात कर दी। अब मैं जनसुराज के बारे में आपसे जानना चाहूँगा कि जो जनसुराज पार्टी के जो मुखिया हैं प्रशांत किशोर जी, एक राजनीतिक सलाहकार माने जाते हैं, उसके बाद वो नई पार्टी बना कर आते हैं और फिर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। लेकिन आप जिस क्षेत्र में, मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, यहाँ पर ज़्यादातर लोग जो MIM की तरफ अपनी रुझान रखते हैं, और अभी असदुद्दीन ओवैसी साहब का कई जगहों पे यहाँ यात्रा निकली, काफ़ी भीड़ जुटी थी। तो आपको नहीं लगता है कि वही प्रशांत किशोर जिसने 2014 में नरेंद्र मोदी जी को जिताने का अपने ऊपर बोलते हमने जिताया है, वो पार्टी, और आप एक मुस्लिम उम्मीदवार होकर उस पार्टी से जुड़ेंगे, तो क्या लगता है कि आपको यहाँ की जो आवाम है आपको वोट करेगी, आप पर भरोसा जताएगी? अगर इस एक लाइन में बता दें तो बता सकते हैं कि अगर वो नरेंद्र मोदी को जिता सकता है तो शाहनवाज को भी जिता सकता है। एक लाइन में आपको बता रहे हैं कि 2012 में सबसे पहले वो मुख्यमंत्री बनाने में उसका कंधा लगाया था। एक स्टेप और पीछे जाइए आप, 2012 में नरेंद्र मोदी को तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाने में भी वही कंधा लगाया था। उसके बाद 14 में उसको नेशनल लीडर बना के PM बनाने में कंधा लगाया। जस्ट उसके बाद 1 साल के बाद नीतीश कुमार और तेजस्वी प्रसाद यादव का गठबंधन करा के, महागठबंधन करा के फिर बीजेपी को हराने का काम किया। कैप्टन को पंजाब में जिता करके बीजेपी को हराने का काम किया। केजरीवाल को जिता के बीजेपी को हराने का काम किया। ममता को जिता के बीजेपी को हराने का काम किया। एक बार अगर बीजेपी को जिताने में कंधा लगाया है तो 9 बार बीजेपी को हराने में भी कंधा लगाया है। आज हमारी पार्टी का सबसे पहला अगर कोई MLC है तो अफाक अहमद है सारण में, जहाँ पर 5 बीजेपी का MP के बीच, 5 बीजेपी का MP के रहने के बावजूद भी वहाँ पर सिर्फ 700 मुसलमान शिक्षक थे और वहाँ पर 4,500 वोट अफाक अहमद को दिलवा के अपनी रणनीति के तहत, अपनी बुद्धि के तहत MLC बनाया। और जो बीजेपी का केदार पांडे जी थे उसको सिर्फ 500 वोट आया है। तो और जो आदमी नीतीश कुमार के घर पर रहते थे जब वो जदयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, सिर्फ नीतीश कुमार CA/NRC में जब बात हो गई थी इंटरनल कि CA/NRC में हम विरोध करेंगे, लेकिन नीतीश कुमार जी फिर CA/NRC में साथ दिए। सिर्फ इस बिना पर प्रशांत किशोर वो तमाम व्यवस्था को छोड़ दिया और जदयू भी छोड़ दिया, नीतीश कुमार का घर छोड़ दिया, जबकि वो उत्तराधिकारी था, नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी था, लेकिन सिर्फ CA/NRC पर वो सारी व्यवस्था को छोड़ दिया। इस बात को भी लोगों को समझ में आनी चाहिए, बहुत लोग नहीं जानते हैं इसलिए इस तरह की बात करते हैं। तो बिहार में अभी जो बात कर रहे थे कि MIM का लहर है, लहर और नहीं है कहीं कुछ। सच्चाई यह है कि लोग बीजेपी को हराने के लिए वोट करता आ रहा था, हम पहले ही बताएं। बीजेपी को हराने के नाम पर महागठबंधन के घिसा पिटार, बायसी के अब्दुल, अमर के अब्दुल जैसे लोगों को वोट करता आ रहा था। पिछले 40-45 साल से राजनीति कर रहा था, कोई विकल्प नहीं मिल रहा था। जब MIM के बैनर तले हम लोगों के पास जाके विकल्प देने की कोशिश की तो लोग तैयार हुए थे, लेकिन बीजेपी को भी हराने के लिए तैयार हुए और राजद के भी उम्मीदवार को, अमर में कांग्रेस के उम्मीदवार को हराया, और इसलिए एक रास्ता निकला MIM के रूप में। अब वो विकल्प
वो रास्ता जनस्वराज के रूप में है। क्योंकि अब ब्यासी की जनता, अमोर की जनता, सीमांचल की जनता जान चुकी है कि जिस बात के तहत हम अवैसी साहब को मौका दिए वो ये खड़े नहीं उतरे। क्योंकि जिस मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल और तमाम जो वादा किए थे कि 20 रुपये में 3 महीने का इलाज करेंगे हम लोग हैदराबाद में करते हैं, इस तरह का हॉस्पिटल हम बायसी में खोलेंगे, अमोर में खोलेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि वो जीतने के बाद लापता हो गए। अब जब सीजन आया है तो आ गए हैं बरसाती मेढक के तरह। तो लोग जान रहे हैं, और अब सीमांचल के लोग ये भी जान रहे हैं कि हमको पोलराइज नहीं करना है। आज मोदी जी चाह रहे हैं कि पोलराइज हो जाए, तो यकीनन अगर पोलराइज करना नहीं चाहते हैं, पोलराइज से आपको नुकसान हो रहा है, तो आपको भी पोलराइज वाली राजनीति नहीं करना होगा। क्योंकि आप उधर 80% को देख रहे हैं, मोदी जी 80% को एक साथ गोल करने के चक्कर में लगे हुए हैं, तो आप भी चाह रहे हैं वही गोल हो जाए, भाई इत्तेहादुल मुस्लिमीन कर लें। तो इत्तेहादुल मुस्लिमीन करेंगे तो यकीनन इत्तेहादुल हिंदुवीन भी हो जाएगा। तो मुसलमानों को चाहिए कि इस तरह की पार्टी को सपोर्ट ना करे, बल्कि उस 50% हिंदू जो आज भी बीजेपी को वोट नहीं करता है, 40% हिंदू बीजेपी को वोट करता है पूरे भारत में, और 40% हिंदू जो बीजेपी को वोट नहीं करता है, मुसलमानों को उस 40% हिंदू जो गांधी के विचारधारा को मानने वाला है, जो अंबेडकर के विचारधारा को, कम्युनिस्ट विचारधारा को या समाजवादी विचारधारा को मानने वाले हिंदू के साथ अगर मुसलमान राजनीतिक गठजोड़ कर ले, तो उस 40% हिंदू जो आरएसएस विचारधारा के हैं, जो एक देश को नुकसानदेह करने वाला है, जो आज संविधान को नहीं मानता है, उस हिंदू को हरा सकते हैं। इस बीजेपी और संघी विचारधारा के लोगों को हराया जा सकता है। इसी बात को प्रशांत किशोर हर जगह बता रहे हैं। देखिए, जैसे बिहार की जो राजनीति अब तक होती आई, जो हम लोग देखते हैं, तो उसमें कास्ट और धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर यादव एमवाई समीकरण और ऐसे बहुत सारे समीकरण मिलाए जाते हैं, इसके नाम पर होता है। लेकिन प्रशांत किशोर जी क्या इस जातीय समीकरण में सरवाइव कर पाएंगे? बायसी में एक बीजेपी का कैंडिडेट है विनोद यादव, अगर तो कहाँ पर एमवाई चल रहा है यहाँ पर? अगर एमवाई है तो यहाँ पर विनोद यादव को वोट नहीं मिलना चाहिए, तो यादव तो उनको वोट करता है। तो कहीं कोई ऐसी बात नहीं है, एमवाई वगैरह कुछ नहीं है। सच्चाई यह है कि यहाँ लोग बीजेपी से चिढ़ते हैं तो इंडिया को वोट करते हैं, गठबंधन के उम्मीदवार को वोट करते हैं, और जो लोग गठबंधन से चिढ़ते हैं वो बीजेपी को वोट करते हैं। कोई समीकरण नहीं। अगर सिर्फ समीकरण की बात है, जाति की बात है, तो नीतीश कुमार की कुर्मी जाति के कितने लोग हैं बिहार में? मुख्यमंत्री कैसे बने हुए हैं? मोदी जी के जातों के कितने लोग हैं बिहार में? कैसे वोट मिल रहा है? तो जाति वाली बात बेकार की बात है। वोट सिर्फ यहाँ पर करते हैं, दो धड़े में लोग बटा हुआ है। आधा लोग बीजेपी को हराने में लगा हुआ है और आधा लोग बीजेपी को जिताने में लगा हुआ है। बीजेपी का डर दिखा दिखा के वोट लेता है और बीजेपी को रख करके भी वोट लेना चाहता है। क्योंकि ये तमाम जो पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, ये जैसे पूर्णिया में अभी लोकसभा इलेक्शन हो रहा था, तेजस्वी प्रसाद यादव जी खुल करके वोट मांगा बीजेपी का कि एनडीए को वोट करें या इंडिया को करें। वो जान रहा है कि जब तक एनडीए है तो हम लोग हैं, उसका डर दिखा के हमको जिंदा रहना है। हमको मुसलमानों को डर दिखा के, बीजेपी का डर दिखा के वोट लेना है। पूर्णिया में एक बार नहीं, बार बार बोला वोट चाहे एनडीए को दे या इंडिया को दे। तो साफ जाहिर है कि वो लोग बीजेपी को खड़ा रख करके उसका डर दिखा के मुसलमानों से वोट लेना चाहता है, और दूसरा कोई रास्ता नहीं इसके पास मुद्दे की। लेकिन प्रशांत किशोर आज मुद्दे की बात कर रहा है, और मुद्दे पर इलेक्शन आज उसकी बात करने की वजह से पूरे बिहार में ही नहीं, पूरे देश में मुद्दे का इलेक्शन हो रहा है। मोदी जी भी आकर के रोजगार प्लान की बात करने लगे, सम्राट चौधरी भी प्लान की बात करने लगे, तेजस्वी प्रसाद यादव भी प्लान की बात करने लगे हैं। इससे पहले प्लान मुद्दा था ही नहीं। आज नीतीश कुमार इतना डरा हुआ है कि आखिरी 1 महीने की सरकार बची हुई है, जनस्वराज की सभाओं का भीड़ को देखते हुए 400 रुपया से 1100 रुपया पेंशन कर दिया, 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिया। अब देख रहे हैं कि बिजली आ रही जा रही है, लेकिन 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिया, महंगा बिजली है ही। और स्कूल के बावर्ची का तनख्वाह डबल कर दिया गया, आंगनबाड़ी की सेविका को पैसा दिया, 10,000 रुपया लीगल घूस जीविका को दिया गया, लीगल घूस जीविका के अकाउंट में पहुंचाया गया, और ई श्रम कार्ड वाले को भी पैसा देने का लोभ कर रहे हैं। तो ये जो डरा हुआ है नीतीश कुमार, वरना 20 साल से डबल इंजन की सरकार कोई काम नहीं किया, आखिरी 1 महीने में। और आज अगले महीने में इलेक्शन होना है, अभी तक आचार संहिता लागू नहीं हुआ है, न इलेक्शन का डेट डिक्लेयर हुआ है, जबकि अक्टूबर में इलेक्शन होना है और 2 दिन बाद अक्टूबर पड़ने वाला है। ये डरी हुई सरकार है, 1 महीने की सरकार है, जाने वाली सरकार है। बीजेपी और नीतीश की पार्टी खत्म होने वाली है, क्योंकि जनस्वराज आया हुआ है। आखिरी सवाल कि इस बार की लड़ाई, बिहार की जो लड़ाई है, इस बार जो राजनीतिक लड़ाई है,
वो तीन कोणी होने वाली, या वही इंडिया वर्सेस इंडिया चलेगा, या बीच में प्रशांत किशोर भी रहेंगे? अभी तक तो त्रिकोणीय है, लेकिन आने वाले वक्त में एनडीए वर्सेस जनस्वराज हो जाएगा। अभी त्रिकोणीय है, 2 महीने पहले सिंबल मिला है हमको, इस सिंबल को हम लोग गाँव-गाँव पहुँचा रहे हैं, घर-घर पहुँचा रहे हैं। परिवार लाभ कार्ड के माध्यम से इस पैगाम को, इस सिंबल को घर-घर पहुँचा रहे हैं हम लोग। उसके बाद ये लड़ाई अभी तक ट्रायंगुलर हो चुकी है। 3 साल पहले से जनस्वराज का यात्रा चल रहा था, 1 साल भी नहीं हुआ, 2 अक्टूबर को 1 साल होगा पार्टी बनने का, और 2 महीना हुआ है सिंबल मिलने का। आज अगर आपके हिसाब से ट्रायंगुलर हो गया है तो यकीनन 1 महीना के बाद या 15-20 दिन के बाद ये आमना सामना बीजेपी वर्सेस एनडीए वर्सेस जनस्वराज हो जाएगा, और कोई बीच में नहीं रहने वाला। अगर आपको मौका मिलता है, जनस्वराज अगर आपको मौका देता है, अगर आप इन फ्यूचर अगर यहाँ के विधायक बन जाते हैं, तो बाईसी के लिए सबसे पहला 3 काम क्या करेंगे? बाईसी में एक अनुमंडल स्तरीय हॉस्पिटल नहीं है, वो होना चाहिए था। एक स्टेडियम नहीं है, वो होना है। एक अच्छा स्कूल नहीं है, वो होना चाहिए था। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, एक भी काम बिना पैसे का नहीं होता है, क्योंकि सारे लोग कमीशन सेट करके रखे हुए हैं। 1250 परिवार बिहार में राजनीति करता है पिछले 40-45 साल से। बाईसी में भी 2 परिवार पिछले 45 साल से राजनीति करता है, और इस बार तो दोनों मिल करके लालटेन लेके आने वाला है। वो 45 साल से अलग अलग राजनीति कर रहा था, लेकिन इस बार दोनों मिलकर एक ही लालटेन को पकड़ के आने वाला है। लालटेन का 2 डंडी होता है, 2 तरफ 2 पकड़ के आना है, और सीधा मुकाबला जनस्वराज के साथ होने वाला है उसका। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे शाहनवाज आलम साहब, जो कि बड़ी सरलता के साथ और बड़ी बेबाकी के साथ अपने तमाम तर सवालों का जवाब दे रहे थे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। तो तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए द आवाज़ टाइम्स। मैं कामरान सैफ, धन्यवाद।